रामपुर का सन्नाटा। शांति की तलाश में रोहन बंसल, उम्र 32 ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। बैंगलोर की तकनीकी दुनिया की ऊंची इमारतों और लगातार भागती रफ्तार ने उसे भीतर से थका दिया था। उसे बर्नआउट हो चुका था और डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वो कुछ महीनों के लिए पूर्ण विश्राम और शांति के लिए कहीं दूर चला जाए। उसकी तलाश रामपुर नामक गांव पर समाप्त हुई। ये गांव उत्तराखंड के एक सुदूर कोने में बसा था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी संघर्ष करता था। रोहन ने गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण हवेलीनुमा घर किराए पर लिया। पहाड़ी बंगला, यही उसका नाम था। ये देवदार और बरगद के घने पेड़ों से घिरा था और इसका शांत वातावरण रोहन को शुरू में बहुत पसंद आया। घर की देखभाल के लिए एक बूढ़ा, कम बोलने वाला केयरटेकर था, जिसका नाम मदन था। मदन की आंखें हमेशा थकी हुई और डरी हुई लगती थीं। जब रोहन ने पहली बार घर का दौरा किया तो मदन ने उसे चेतावनी दी थी। बाबूजी, मदन ने अपनी आवाज को यथासंभव धीमा रखते हुए कहा था, आप अंदर शहर का सामान ले आइए, लैपटॉप, किताबें, सब कुछ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, घर के पिछवाड़े बरगद के ठीक नीचे जो कुआं है उसकी तरफ भूल कर भी मत जाइएगा, और न ही रात में उसकी आवाज सुनिएगा। रोहन ने हंसने की कोशिश की। मदन चाचा, कुआं तो सूखा लग रहा है, उसमें क्या खतरा है? मदन ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो जमीन की ओर देखने लगा और धीरे से फुसफुसाया, वो सूखा नहीं है बाबूजी, वो प्यासा है। रोहन ने इसे बुजुर्गों का अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन उस कुएं के बारे में एक बात अजीब थी। वहां हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी, भले ही दोपहर की धूप अपने चरम पर हो। कुआं पत्थर की मोटी मुंडेर से घिरा था और उस पर लगभग 1 इंच मोटी काई की परत जमी हुई थी। कुएं का मुंह एक भारी गोल पत्थर से ढका हुआ था, लेकिन पत्थर के किनारों से ताज़ा काली मिट्टी रिसती रहती थी। अमावस की दस्तक। रोहन को रामपुर में 1 सप्ताह हो चुका था। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी थीं और रोज सुबह जल्दी उठकर पहाड़ों की ठंडी हवा लेता था। रातें यहाँ बेहद शांत होती थीं, इतना शांत कि रोहन को कभी कभी लगता था कि अगर वो जोर से छींक देगा तो पहाड़ भी गूंज उठेंगे। लेकिन आज रात शांति टूट गई। वो अमावस की रात थी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ। रोहन अपने कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में एक किताब पढ़ रहा था। समय लगभग 2:15 बजे होगा। सबसे पहले जो चीज़ रोहन को महसूस हुई वो थी हवा का रुक जाना। आमतौर पर रात में यहाँ तेज हवा चलती थी, लेकिन अब पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई थी। सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि वो अपने कान में हल्की सी सूसू की आवाज़ सुन सकता था, जैसी आवाज़ पूर्ण शून्य में आती है। और फिर आवाज़ आई। ये बहुत दबी हुई, धीमी और घिनौनी थी। सुलभ 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 सुलभ। रोहन ने तुरंत किताब बंद कर दी। उसका दिल एक तेज ड्रम की तरह धड़कने लगा। उसने तर्क लगाने की कोशिश की। चूहा? नहीं। सांप? सांप ऐसी आवाज नहीं करते। बिल्ली? बिल्लियां इतनी धीमी और नियमित गति से कुछ नहीं चाटती। ये आवाज नम, गाढ़ी चीज को चाटने जैसी थी, जैसे कोई मिट्टी या दलदल जैसा कुछ चाट रहा हो। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। रोहन पसीने से भीग गया। उसने सोचा कि इसे नजरअंदाज कर दे, चादर खींचकर सो जाए। लेकिन अब आवाज में एक बदलाव आया। घिसट घिसट, हाफ, घिसट घिसट, सुलभ। अब ये सिर्फ चाटने की आवाज नहीं थी, इसमें किसी चीज के रेंगने या खींचने की आवाज भी शामिल हो गई थी, जैसे कोई भारी चीज अपने आप को धीरे धीरे जमीन के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने महसूस किया कि आवाज पहले से थोड़ी ऊंची हो गई है, जैसे कुएं के अंदर से कोई ऊपरी सतह की ओर बढ़ रहा हो। रोहन का डर अब सिर्फ डर नहीं था, वो एक अदम्य, असहनीय जिज्ञासा में बदल गया था। वो जानता था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो ये जानने के लिए मर रहा था कि ये क्या हो सकता है। यह शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा या आखिरी एड्रेनालाइन रश था। अध्याय 2, मुंडेर का रहस्य। टॉर्च की रोशनी में रोहन ने बिस्तर से उतरकर अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। वो घर के दराज में रखी एक पुरानी, बड़ी, मेटल की टॉर्च लाया। टॉर्च में हल्की पीली, पुरानी बैटरी वाली रोशनी थी, जो अंधेरे को पूरी तरह भेदने में सक्षम नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे दिखाई तो दे रहा था। वह सावधानी से हॉल से होते हुए रसोई की ओर बढ़ा। पुरानी लकड़ी के फर्श से चरचर की आवाज आने लगी, जो उसे लगा कि पूरे गांव में गूंज रही होगी। हर कदम पर आवाज और तेज हो जाती थी और उसकी धड़कन भी। पिछला दरवाजा खोलने से पहले उसने अंदर से सांकल को हाथ लगाया। सांकल बर्फीली ठंडी थी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे बर्फीली हवा के एक झोंके ने घेर लिया।
हालांकि वो जानता था कि पहाड़ की हवा ठंडी होती है, पर यह ठंडक अजीब थी। इसमें ताज़ा हवा की जगह सड़ी हुई मिट्टी और पानी की गंध थी। वह धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। कुएं तक पहुंचने में बस 15 फीट की दूरी थी, लेकिन ये दूरी उसे अनंत लग रही थी। आवाज़ अब बहुत साफ थी। सुलभ सुलभ की आवाज़ अब एक जोरदार फचफच में बदल गई थी, जैसे कोई अपनी हथेलियों को गाढ़े कीचड़ से धो रहा हो। रोहन बरगद की जड़ के पास रुक गया। उसने टॉर्च को जमीन पर रखा और अपनी आंखें अंधेरे से तालमेल बिठाने देने के लिए एक पल रुका। तब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी। कुएं के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और सूखी घास थीं। लेकिन अब कुएं की मुंडेर से लेकर जमीन तक एक अजीब सी चमक थी। ये पानी या ओस की चमक नहीं थी, बल्कि ताज़ी गाढ़ी काली कीचड़ की चमक थी। ऐसा लग रहा था कि कुएं के मुंह से कुछ उबल रहा है और मुंडेर के चारों ओर फैल रहा है। और मुंडेर के पास एक चीज़ थी। रोहन ने अपनी टॉर्च उठाई और उसकी पीली रोशनी को मुंडेर पर केंद्रित किया। उसे मुंडेर के पत्थर पर एक गहरा गीला निशान दिखाई दिया। वो निशान किसी जूते या जानवर के पंजे का नहीं था। वो निशान था एक अंगूठी का। एक चौड़ा गोल निशान जिसमें जटिल डिज़ाइन बनी थी, बिल्कुल वैसी जैसी पुरानी शाही मोहरों पर होती है। निशान ताज़ा था, क्योंकि उसके आसपास की काई दब गई थी और उसमें से ताज़ा कीचड़ रिस रहा था। यह निशान बताता था कि किसी ने बहुत जोर से अपनी उंगली को पत्थर पर दबाया था। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। अंदर से एक धीमी दबी हुई कराहने की आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की नहीं थी, ये किसी ऐसी चीज़ की थी जो सांस लेने की प्रक्रिया को मुश्किल से निभा रही हो। पियास, पियास। आवाज़ गूंजती नहीं थी, बल्कि भारी और सपाट थी, जैसे सीधी कुएं के तल से आ रही हो। अब रोहन को पता चल गया था कि ये सिर्फ कोई जानवर नहीं है, ये कुछ और है, और यह कुएं के अंदर से निकल रहा था। उंगलियां। रोहन की हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन उसके पैर वहीं जमे थे। वो भागना चाहता था, पर उसका शरीर आज्ञा नहीं मान रहा था। उसने टॉर्च को फिर से कुएं के मुंह पर केंद्रित किया। भारी गोल पत्थर, जिससे कुएं का मुंह ढका था, थोड़ा सा खिसक गया था, इतना कि नीचे की काली गाढ़ी बदबूदार कीचड़ की गंध सीधे रोहन के चेहरे से टकराई। गंध इतनी भयानक थी कि उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। ये सड़े हुए पानी, पुरानी मिट्टी और किसी अनजानी मांसल चीज की मिलीजुली गंध थी। फच फच, घिसट, सुलप। गति तेज हो गई। कुएं के अंदर कुछ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। रोहन ने आंखें फाड़कर देखा। सबसे पहले उसे दो चीजें दिखाई दी, लंबी पतली लगभग हड्डी जैसी चीजें जो कीचड़ में सराबोर थीं। वे धीरे धीरे मुंडेर के निचले किनारे से ऊपर आईं, जैसे किसी मकड़ी के पैर हों। और फिर वे मुंडेर के पत्थर को पकड़ लिया। उंगलियां। वे इंसान की उंगलियों जैसी थीं, लेकिन बहुत लंबी, पतली और विकृत। उन पर कोई नाखून नहीं था, बस सिरे गोल थे और उनका रंग पीला या सफ़ेद नहीं, बल्कि अजीब तरह का ग्रे था, जैसे वो चीज़ सदियों से सूरज की रोशनी से दूर रही हो। हर उंगली पर कीचड़ की परत थी, और जैसे ही उन उंगलियों ने पत्थर को पकड़ा, उनसे पानी और कीचड़ टपकने लगा। उंगलियों की पकड़ में जबरदस्त ताकत थी। कुएं की मुंडेर पर बनी काई और पत्थर उंगलियों की पकड़ से टूटकर नीचे गिरने लगे। फिर उन दो उंगलियों के बीच किसी चीज़ ने हिलना शुरू किया। एक लंबी, पतली, चिकनी, काली जीभ। वो जीभ हवा में बाहर निकली, फिर एक झटके से नीचे कुएं की मुंडेर पर फैली कीचड़ पर झुकी। सुलप। जीभ ने कीचड़ को चाटना शुरू कर दिया। आवाज़ इतनी नज़दीक और भयानक थी कि रोहन की सांस रुक गई। उसकी नसों में खून जम गया था। तभी नीचे से एक भयानक गहरी और दबी हुई आवाज़ आई, पियास। और फिर उन उंगलियों के ठीक बगल में एक आंख दिखाई दी। वो आंख बहुत बड़ी थी, गोल और काली। उसमें कोई पलक नहीं थी और वो कीचड़ से ढकी थी। उस काली आंख में कोई परितारिका आइरिस नहीं थी, बस एक काला शून्य था जो सीधे रोहन की टॉर्च की रोशनी में घूर रहा था। रोहन को महसूस हुआ कि अब भागना ही उसका एकमात्र विकल्प है। उसने टॉर्च को जमीन पर गिरा दिया और वापस घर की ओर भागा। वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके कान में अब भी वो सड़ी हुई, नम आवाज़ गूंज रही थी।